हाल ही में आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा का अंत कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा लहरा कर किया। लाल चौक में कांग्रेस नेता ने तिरंगा लहराया। ये खबर ही अपने आप में पूरी बात है कि आखिर कश्मीर अब तरक्की की रफ्तार में देश के बाकी हिस्सों के साथ कदम ताल कर रहा है और वहाँ शांति बहाल हो चुकी है। जो गड़बड़ियाँ थी वो खत्म हो चुकी है। क्या बदला है कश्मीर में, इस पर होगी बात आज के शो में। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। कश्मीर बदल गया है, लोगों की कश्मीर को लेकर धारणाएं बदल गई हैं और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात अब पूरी दुनिया कह रही है। दंगा फसाद, पत्थरबाजी, बम, गोली, बंदूक, अब कश्मीरी नौजवान ये नहीं चाहता, बल्कि कश्मीर अब कुछ और चाहता है। तो हमारी कोशिश है कि हम नौजवान को ग्रेवयार्ड से बचाएं, उनको सपोर्ट्स की तरफ लाएं और सपोर्ट्स के साथ साथ जो कश्मीरियत है, जो हमारा बैकग्राउंड है, जो विरसे में मुझे मिला है, जो मेरे दादा ने मुझे दिया है, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है, वो कल्चर मैं उनको दे दूं। कश्मीर घाटी में अशांति का दौर बीत चुका है। जो थोड़े बहुत पाकिस्तान से आए आतंकी हैं, सुरक्षा बलों का घेरा उन पर कस गया है। कश्मीर ने तरक्की का अपना सफर फिर से शुरू कर दिया है और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम से प्रकाशित एक दैनिक की रिपोर्ट भी यही कहती है कि 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बारे में आम धारणा बदल चुकी है और पिछले 3 साल में केंद्र सरकार वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने में कामयाब रही है। प्रशासन के कदमों को स्थानीय लोगों का समर्थन मिल रहा है। डेवलपमेंट की एक नई कहानी कश्मीर में लिखी जा रही है, चाहे वो राज्य में पर्यटन के नई ऊंचाई पर पहुंचने का मामला हो या फिर पोल्ट्री उद्योग को मिली नई शक्ल। सरकार की कोशिश है कि पोल्ट्री उद्योग में अगले 5 साल में 420 उद्यम और करीब 4,500 सीधे रोजगार तैयार किए जाए। प्रशासन की नीतियों से युवाओं के साथ समाज के हर वर्ग को आर्थिक अवसरों के बराबरी के मौके मिल रहे हैं और इसके साथ ही युवा लोग अब पढ़ाई और खेलों की ओर मुड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर का तेजी से हो रहा विकास, बेहतर सामाजिक आर्थिक मानक, प्राथमिकता वाले सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति, बड़े पैमानों पर पर्यटकों का प्रवाह, तेजी से बढ़ रहा औद्योगिक निवेश और शांतिपूर्ण माहौल समृद्ध होते जम्मू कश्मीर की गवाही दे रहा है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीरी युवाओं के लिए तालीम का मसला खत्म हुआ है, शांति हुई है, पत्थरबाजी खत्म हुई तो डेवलपमेंट बढ़ा है और नौजवान खिलाड़ी देश भर में, दुनिया भर में उभर कर सामने आ रहे हैं और वो भी कश्मीर की धरती से। हमारे आज के मेहमान हैं कश्मीर में वॉइस फॉर पीस एंड जस्टिस के फाउंडर फारूक गांदरबली और साथ में हैं आवाज़ द वॉइस अंग्रेजी की संपादक आशा खोसा। आज हमारे खास मेहमान हैं फारूक गांदरबली, जो गांदरबल से जुड़े हुए हैं, शायद इसलिए उनका नाम गांदरबली है। हम इस बारे में चर्चा भी करेंगे उनसे। और वो अध्यक्ष हैं वॉइस फॉर पीस एंड जस्टिस के और कश्मीर में सूफीवाद और जो वहाँ की कश्मीरियत है, जो समावेशी संस्कृति है, उसके बारे में ख़ास विस्तार से हम बात करेंगे। और बहुत बहुत स्वागत गांदरबली सर आपका। शुक्रिया सर आपने। और आशा जी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कुछ कश्मीर को लेकर विशेष जो सवाल होंगे वो आशा जी की तरफ से आएंगे, तो बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। तो पहला सवाल तो मेरा ये कि अभी हाल में आपने एक सूफीवाद पर एक कार्यक्रम कराया था, प्रोग्राम आयोजित करवाया था, क्या रिस्पॉन्स रहा लोगों का? जो हम लोग कश्मीरियत के बारे में जानते हैं कि सूफीज़्म वहाँ की मेन स्ट्रीम है, प्रेम मोहब्बत जो है, मोहब्बत की जो धारा वहाँ बहती है, वो कितना लोगों ने उस पर रिएक्शन क्या रहा लोगों का, कितने लोग शामिल हुए, किस तरह से चीज़ें रहीं वहाँ पर? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे दावत दे दी और जिस इशू पे आप बात करना चाहते हैं, एक ऐसा इशू है कि सारे जितने भी हमारे मीडिया चैनल्स हैं, चाहे प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक हो, तो इन इश्यूज़ पे बात करनी चाहिए
क्योंकि तरक्की के साथ साथ हमें मोहब्बत और शफकत चाहिए, जो सूफीज़म से ही हमें हासिल हो सकती है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वॉइस फॉर पीस एंड जस्टिस पिछले 6 सालों से रिवाइवल ऑफ सूफीज़म पे काम कर रहे हैं। इस साल 2022 में लास्ट ईयर अप्रॉक्सीमेटली हमने 16-17 ऐसे कॉन्फ्रेंसें कश्मीर के वैली के कोने कोने में की, जहाँ पे हमने यूथ को बुलाया। देखिए, कश्मीर की जो पहचान है वो कश्मीरियत है। कश्मीरियत का जो लघवी माने है वो मोहब्बत है, वो शफकत है, वो मेहमान नवाजी है, जो हमें सूफी बुजुर्गों ने एक तमद्दुन, तहजीब, एक कल्चर जो हमें दिया था। लेकिन जो पिछले 30 साल गुजरे कन्फ्लिक्ट के, तो मेरा जो छोटा नौजवान है जिसकी उम्र 25 साल है, 30 साल है, 28 साल है, उसके दिमाग में ये चीज़ है ही नहीं कि मैं किस सरजमीन का हिस्सा हूँ, मेरी पूरी दुनिया में मेरी पहचान क्या है, कश्मीरियत किस चीज़ का नाम है। जो सूफी बुजुर्गों की जो सरजमीन है कश्मीर, इसका बैकग्राउंड क्या है, उस चीज़ को फिर से अपने नौजवानों के दरमियान लाना, उनको इन चीज़ों से बाखबर करना, उनको ये नॉलेज देना कि हमारी हिस्ट्री क्या है। जब तक आप अपनी हिस्ट्री से वाकिफ नहीं होंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि आप ये कहलाएंगे कि मैं कश्मीर की सरजमीन से हूँ। तो इसी चीज़ को रिवाइव करने के लिए हमने ज़मीनी सतह पे बहुत सारे कॉन्फ्रेंसिंग की, कॉलेजेस में हम लोग गए, हमने कैंप्स किए, और ये जो हमने रिसेंटली 6 जनवरी को हमने जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सूफीज़म पे बुलाई थी, जिसमें पूरे वर्ल्ड के 18 ममालिकों से स्कॉलर्स आए थे। अच्छा। रिलीजियस स्कॉलर्स, न सिर्फ इस्लाम से वाबस्ता स्कॉलर्स, बल्कि उनमें हिंदू स्कॉलर भी थे, उनमें क्रिश्चियन भी थे, उनमें बौद्ध भी थे, और हमने सिख कम्युनिटी के साथ साथ जो कश्मीर के हमारी हिंदू कम्युनिटी हैं, जिनको हम कश्मीरी पंडित बोलते हैं, उनके लोगों को भी बुलाया। और पहली दफ़ा कश्मीर की हिस्ट्री में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस के साथ साथ ब्रदरहुड पे जो हमने बात की, उसका जो ग्राउंड पे हमें एक रेस्पॉन्ड देखने को मिला, तो मुझे अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आज तक हमने ये स्टेप क्यों नहीं उठाया। इतना रेस्पॉन्ड लोगों ने दे दिया। एक सवाल और उठता है कि अभी मैं देख रहा हूँ कि हाल में कश्मीर से बहुत सारे स्पोर्ट्समैन आ रहे हैं, अलग अलग खेलों में आ रहे हैं, चाहे क्रिकेट हो या कोई और दूसरा खेल हो, जिसमें हमने देखा कि स्पोर्ट्स में कश्मीर के बच्चे बच्चियाँ बहुत ही आगे हिस्सा ले रहे हैं। आपको लगता है कि टेरर से, ड्रग से, या जो डिप्रेशन है उससे निकलने के लिए स्पोर्ट्स कितना बड़ा वेपन साबित हो रहा है? देखिए सर, मैं आपको बताऊं, अगर आपने हमारा बैकग्राउंड देखा होगा वॉइस फॉर पीस एंड जस्टिस, या आपने हमारे प्रोग्राम देखे होंगे, माशाल्लाह कभी कभी आपके माध्यम से आप हमारे इवेंट कवर करते हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है 2 चीज़ों पे काम करती है, डेवलपमेंट ऑफ सपोर्ट्स एक्टिविटीज़, रिवाइवल ऑफ सूफीज़म। जब भी मैं कहीं किसी से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि ये 2 ऐसे इशू पे आपका काम करना आपस में मैच नहीं खाता है। हमारा जो मानना है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मानना है, कि मेरा जो नौजवान है वो कन्फ्लिक्ट का, टेररिज्म का, एक्सट्रीमिज्म का, रेडिकलिज्म का शिकार हुआ है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का काम है, हम इंटेलेक्चुअल्स को लेके, ब्यूरोक्रेसी को लेके, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियनों को लेके, रिलीजियस लीडरों को लेके हमारी जो कोशिश रहती है कि हम अपने नौजवान को ग्रेवयार्ड से, कब्रिस्तान से बचा के ग्राउंड में लेना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। हमारे पास जो टैलेंट है, जितना इम्यून सिस्टम मेरे कश्मीरी नौजवान का है, जितना स्ट्रॉन्ग पोल्यूशन फ्री एयर, बाकी चीज़ें जो मेरे पास हैं, वो शायद देश में किसी और हिस्से के पास नहीं है। और उसका जो सबसे बड़ा फायदा इस साल मुझे मिला कि पूरे देश को कश्मीरी नौजवान ने सिक्के में ओलंपिक लेवल पर रिप्रेजेंट किया। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने 2022 में अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख नौजवानों को घरों से निकाल के, ड्रग से निकाल के, कॉलेजों से निकाल के, सड़कों से निकाल के, गली कोचों से निकाल के उनको ग्राउंड में लाया। हमारे कुछ ऐसे भी प्रोग्राम हुए सपोर्ट्स के, जिसमें हमने अपने यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी लाया। अच्छा। अप्रॉक्सीमेटली जिस फंक्शन में हमारे एलजी साहब आए थे, 6-7 हज़ार के करीब लोग उसमें जमा थे। तो हमारी कोशिश है कि हम नौजवान को ग्रेवयार्ड से बचाएं, उनको सपोर्ट्स की तरफ लाएं, और सपोर्ट्स के साथ साथ जो कश्मीरियत है, जो हमारा बैकग्राउंड है, जो विरसे में मुझे मिला है, जो मेरे दादा ने मुझे दिया है,
जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है, वो कल्चर मैं उनको दे दूं। मैं यहां पे ये बात जरूर कहना चाहता हूं सर, आपके मीडियम की वसादत से मैं पूरी दुनिया को, मैं हिंदुस्तान को बताना चाहता हूं कि मिलिटेंसी से पहले, 89 से पहले, जब मेरे घर में मेहमान आता था, मेहमान को मैं मुर्गा खिलाता था। मैम को मालूम होगा कि हम कश्मीर में ज्यादातर मुर्गा, मेहमान को, जब हमारा दामाद भी आता है, दामाद को सबसे ज्यादा हम इज्जत करते हैं, उसको हम मुर्गा खिलाते थे। मेरी कश्मीर की ये हिस्ट्री है, मेरा रीत रिवाज ये है कि मुर्गा काटने के लिए मुझे कोई बंदा ही नहीं मिलता था। बिल्कुल, मेरे को मिन्नत ही करनी थी, भाई मेरे घर मेहमान आया है, मेरा दामाद आया है, मुझे मुर्गा काट के दे दो। वो कहता था तोबा तोबा, मैं कैसे मुर्गे को काटूं। ये मेरी हिस्ट्री थी, ये मेरा कल्चर था। मैं पूरी दुनिया को यह बताना चाहता हूं कि आप रेडिकलिज्म के नाम से मुझे मत पहचानिए, मत जानिए। मैं वो कश्मीरी हूं जो मुर्गे को काटने के लिए कत करा रहा था। हाँ, वहां पे रेडिकलिज्म है, वहां पे टेररिज्म आया, वहां पे एक्सट्रीमिज्म आया, उसका एक बैक है, उसके पीछे एक फोर्स बैठा हुआ है जिसने मेरे नौजवानों को सोशल मीडिया के थ्रू, बाकी मजहब का भी उसने सहारा ले लिया बेशक, बिल्कुल, जिसके थ्रू से उसने एक माहौल वहां पे क्रिएट किया। और जिन नौजवानों के हाथों में बंदूक दिया गया, उनसे किताब और कागज छीन लिया गया, उनको यह कहा गया कि बंदूक से आप मजहब को आगे ले जाओगे। लेकिन मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं, मैं अपने रिलीजियस लीडरों को बताना चाहता हूं, अगर मैं गलत हूं वो मुझे बताए। उस वजह से मेरा मजहब बदनाम हुआ, मेरे मजहब के ऊपर लोग उंगलियां उठाने शुरू कर दिए। मेरा मजहब तो अमन का मजहब है। मेरे प्रॉफिट ने मुझे कभी ये नहीं सिखाया है कि आप किसी को, मेरे प्रॉफिट ने ये मुझे सिखाया है कि अगर आप किसी बेगुनाह को मारते हो, आपने एक बेगुनाह को नहीं मारा, आपने पूरी दुनिया की आलमी इंसानियत को आपने कत्ल किया। ये किसी और रिलीजियस ने मुझे नहीं सिखाया, ये मेरे रिलीजियस ने मुझे सिखाया। मेरा रिलीजियस मुझे सिखाता है कि मैं, अगर आप दूसरे मजहब से, मैं आपकी इज्जत कर लूं। जो ऊपर बैठा हुआ है, मैं उसको अल्लाह कहता हूं, अब इसको ईश्वर कहते हैं, ये इनको भगवान कहते हैं, है तो वही है ना। जब उसको कोई परेशानी नहीं है हिंदू को ब्यूरोक्रेट बनाने में, क्रिश्चियन को साइंटिस्ट बनाने में, हिंदू को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाने में, तो मैं कौन होता हूं इस चीज को चैलेंज करने वाला। मेरा काम है, जो मुझे प्रॉफिट ने सिखाया है, जो मुझे मेरे दीन ने सिखाया है, कि मैं मोहब्बत को फैलाऊं। जी, मैं पूरे हिंदुस्तान को एक एज अ कश्मीरी नौजवान, मैं पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप कश्मीर को रेडिकलिज्म की नजर से मत देखिए, टेररिज्म की नजर से मत देखिए। मुट्ठी भर 40-50 लोगों का आप मीडिया पे आता है कि वहां पे बम फूटा, वहां पे वो मरा, वहां पे ये मरा, आज कश्मीरी पंडित वहां से भागने पे मजबूर हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। उनके सामने कश्मीरी हिंदू उनका दुश्मन नहीं है, मुसलमान उनका दुश्मन नहीं है। हर एक वो इंसान उनका दुश्मन है जो उनको क्रिटिसिज्म करे, जो उनको सही बात बताए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो। मैं कश्मीर के सूफीज्म की आपको बात बताऊं, कश्मीर में जब भी कोई बीमार होता है उसको दवाई लानी पड़ती है। उसके दिमाग में यह है कि बिंद्रू एक मेडिकल शॉप है जिसको मारा गया लास्ट ईयर। हर कोई कश्मीर इतना दाढ़ी रखने वाला, मेरा इमाम, वो भी कहता है कि मैं बिंद्रू साहब से दवाई लाऊं। वो हिंदू बराबर ओरिजिनल दवा बेचता है। कल्चर है मेरा। मैं पूरे देश के नौजवानों को यह बताना चाहता हूं कि कश्मीर का जो कल्चर है उसको आप जानिए। ये मत कहिए कि आपके टीवी पे आ गया कि कश्मीर में वो हो गया, इसको मारा गया। कश्मीर का बैक आपको जानने की जरूरत है। और सरकार के ऊपर भी जिम्मेदारियां आयद होती है। मैं यूटी सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मैं इनसे भी गुजारिश करता हूं कि हमारे स्कूलों में पहले एक असेंबली हुआ करती थी मॉर्निंग में, जहां पे टीचर्स हमारे बच्चों को जो हमारा बैक था वो सिखाते थे, हमारा कल्चर क्या था, हम लोगों के साथ कैसे उठते बैठते थे। मेरे जब हिंदुओं का त्यौहार होता था, खीर भवानी का जब त्यौहार होता था, तो मैं मंदिर जाया करता था, खीर भवानी के मंदिर। और इन लोगों के, कश्मीर का कल्चर है, जब किसी हिंदू की शादी होती थी, मेरी बहन की, मेरे भाई की शादी होती थी, फिर कुछ देर तक बच्चा नहीं होता था, वो खीर भवानी नहीं जाते थे, वो मेरे मखदूम साहब की जियारत पे जाते थे, वहां मिन्नत मांगते थे। उसको हम कश्मीरी में बोलते थे, वो दश मानते थे वहां पे। ये कल्चर था मेरा। इस कल्चर को रिवाइव करने की जरूरत है। ये सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी नहीं है कि मैं इस कल्चर को रिवाइव करूं।
जो लोग चाहते हैं कि देश में तरक्की के साथ साथ अमन हो, मोहब्बत हो, उनको आगे आने की जरूरत है। हमने मिलजुल के इस देश को आगे चलाना है। ऐसा देश हमें कहां मिलेगा? फारूक इस साहब, देश ने मुझे आपका पैशन बहुत ही अप्रिशिएबल है। और मतलब मैं भी कश्मीरी हूँ, कश्मीर में एज ए रिपोर्टर रह चुकी हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि आपका जो काम है उसकी कितनी कितनी इम्पोर्टेंस है। मतलब एक जो कल्चर, मैं नहीं कहूँगी कि कोई कल्चर या कोई ख़त्म हो जाता है, लेकिन दब गया था 30 साल। बिल्कुल जो एक जनरेशन पैदा हुई थी और वो बड़े हुए थे, उन्हें बिल्कुल पता नहीं था हम कौन हैं। उनकी पहचान बंदूकधारी लोगों से होती थी। अब वो दिमाग में क्या सोचते थे किसी को मालूम नहीं था। लेकिन जो कश्मीरियत के जो क्या बोलते हैं, जो उसके आइकन्स होते हैं या उसके रिप्रेजेंटेशन होती थी, वो काफ़ी कम हो गई थी। तो आप जो काम कर रहे हैं, 6 साल से कर रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ कि कितना बड़ा काम है ये और कितना मुश्किल काम होगा। हमें थोड़े अपने तजुर्बे बताइए। आप जब इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, खास करके नई नस्ल से, उनके क्या सवाल होते हैं, आप उनको कैसे डील करते हैं? कहीं कहीं आपको तजुर्बे ऐसे होंगे कि लोगों ने कहा होगा आप क्या बोल रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आता, हमने तो कभी ये सब देखा ही नहीं है। तो मुझे थोड़े से अपने इंटरेक्शन लोगों के साथ बताइए, किस तरह का कश्मीरी आज कैसा है, वो बीच में कैसा हो गया था और अब कैसे बदल रहा है, अब वापस जा रहा है, बदल नहीं रहा है। अपने तजुर्बे थोड़े से बताइए। देखिए मैम, आपको मालूम है आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं, आपने भी कश्मीर छोड़ दिया, उसका एक रीज़न है। मैं उस रीज़न की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जितने भी हमारे हिस्टोरियन हैं, जो वर्षे में हमें स्कॉलर्स मिले थे, जिनका एक बैकग्राउंड था, जिनका ये काम था कि बच्चों को अवेयर करना, सोसाइटी को अवेयर करना, मिलिटेंसी की वजह से जितनी भी साइलेंट मेजॉरिटी थी, उनकी जो आवाज़ थी वो दबी हुई थी। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। बिल्कुल। बंदूक के आगे बात करना, सारे लोग कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, लेकिन बंदूक के आगे बात करना एक बहुत बड़ी बात है, चुनौती है। बंदूक की वजह से मेरे कितने स्कॉलर चले गए। मेरा एक इस्लामिक स्कॉलर था, मौलाना मोहम्मद सईद मासूदी, वो आपके गांधरबल के थे? मेरे गांधरबल के थे। उनको मुफक्किर कश्मीर कहा जाता था। वो आवाज दबाई गई। मेरे एक ऐसे डॉक्टर थे, डॉक्टर जलालुद्दीन, जो सिक्किम के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, आवाज दबाई गई। मेरे शुजा बुखारी, उस जैसा जर्नलिस्ट न सिर्फ कश्मीर में बल्कि हिंदुस्तान के सफ़े अव्वल के जर्नलिस्टों में गिने जाते थे, आवाज को दबाया। डॉक्टर खुरू, कितने हस्तियों का मैं नाम ले लूं, ठीक है ना। जो कल्चर था हमारा, तो बंदूक ने क्या किया, सबसे पहले उन आवाज को डाउन किया। अल्लाह का करम है कि 2019 के बाद एक ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है जहां फिर से जो साइलेंट मेजॉरिटी थी, हल्की सी वो आगे आ रही है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, यहां मीडियम के माध्यम से आप लोगों ने दुनिया को दिखाया कि जब कश्मीरी पंडित की डेथ हुई, आज कश्मीरी खुल के मुसलमान सड़कों पे आ रहा है। आज कश्मीरी मुसलमान पंडितों को कह रहा है कि आप वापस आइए, आपके बगैर कश्मीर अधूरा है। एक ऐसा माहौल था जिस माहौल में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता था। अल्लाह का करम है, भगवान की तरफ से एक ऐसा माहौल मिला कि आज लोग बात सुनने और करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार की भी एक जिम्मेदारी आयद होती है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए जहां पे इन चीजों की तरफ हम रागिब होकर इन पे डिबेट किया जाए, सूफी कल्चर के ऊपर डिबेट किया जाए। मेरे एक नौजवान को यह मालूम ही नहीं है कि जब बुलबुल शाह कश्मीर आए, जब मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह कश्मीर आए, उन्होंने कश्मीर को क्या दिया? उन्होंने कश्मीर को इस्लाम ही नहीं दिया, सूफी इस्लाम ही नहीं दिया। जो मेरा कालीन, वो मुझे उन्होंने दिया, सूफी बुजुर्गों ने दिया। आपने परसों जो कप चल रहा था, फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप चल रहा था, वहां पे आपने देखा होगा हजारों की तादाद में कश्मीरी शाल उन लोगों ने गिफ्ट किए। वो तो मुझे मीर सैयद अली हमदानी ने वो सिकल दिया है। जो मेरा खत्म बंद है वो मुझे किसने दिया? जो मेरी पेपर माशी है वो मुझे किसने दिया?
कश्मीर तो इन्हीं चीजों से एक मशहूर था। बिल्कुल। मेरा शाल आज भी जब आप किसी हिंदू के घर में शादी होती है, गिफ्ट तो मेरा कश्मीरी शाल ही देता है ना। मेरा प्राइम मिनिस्टर जब विदेश जाता है, जब उनको वहां पे गिफ्ट करता, कश्मीरी शाल ही गिफ्ट करता है ना। ये मेरे लिए फख्र की बात है ना, ये मेरे लिए प्राउड की बात है ना कि मेरे पास ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ ना मेरे देश को बल्कि पूरे दुनिया को पसंद है। मेरा कश्मीरी शाल तो पूरी दुनिया को पसंद है, मेरी पेपर माशी तो हर किसी को पसंद है, मेरा कालीन तो हर किसी को पसंद है। ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी तरफ हमने मिलजुल के, और मीडिया की भी एक जिम्मेदारी आयद होती है कि हम नेगेटिव छोड़ के अब पॉजिटिव की तरफ ज्यादा चले जाए। देखिए, हमारे सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी है कि हम कहते हैं कि डिजिटल इंडिया अच्छी बात है, डिजिटल इंडिया की जरूरत है, डिजिटल इंडिया हमें बहुत आगे ले जाएगा, लेकिन दुनिया नैनो टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहा है। बिल्कुल। मैंने सूफीज्म के साथ साथ अब मैंने कश्मीर में मंदिर मस्जिद की सियासत छोड़ के लाइब्रेरी और नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ से कश्मीरी नौजवान को लेके जाना है। क्या बात है। मेरा यह मानना है कि मैं भी इस स्टेज की वसादत से यह कहना चाहता हूं कि एज अ कश्मीरी मैं भी आजादी ढूंढता हूं, लेकिन किस चीज की आजादी? ड्रग्स फ्री नौजवान, टेंशन फ्री नौजवान। मैं वो आजादी ढूंढता हूं कि रात को भी मेरी बेटी मेरा बेटा लाल चौक के सड़कों पे चले, बिलवाड़ पे चले, डल लेक पे चले, और उसके वालिद को यह परेशानी ना हो कि मेरे बेटे के साथ कोई इंसिडेंट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो आजादी चाहता हूं कि मेरी मां ये ना सोचे कि मेरा बेटा घर से निकल गया, क्या वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। मेरे को वो आजादी चाहिए कि वो उसके दिमाग में ये ना रहे कि मेरे बेटे के साथ कुछ होगा। फारूक साहब, बीच में मतलब जब ये टेररिज्म वहाँ चल रहा था, डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे, तब काफ़ी उर्स जो होते थे, हमारे सालाना उर्स जो होते थे इन सूफी श्राइन्स पे, वो उनका चलन बंद हो गया था। आपके गांदरबल में एक बहुत बड़ा उर्स होता था, 3 दिन तक लोग वहाँ जाते थे, मेरे ख्याल से वो भी नहीं होता था। अब क्या हालात है? क्या ये सब उर्स और जो ये फेस्टिवल्स होते थे सूफी श्राइन्स पे, ये दोबारा से इनका चलन शुरू हो गया? मैम, आपने अच्छा क्वेश्चन किया, शायद मैं भूल गया था इस क्वेश्चन पे बात करने के लिए। इस साल आपने देखा होगा कि जब मेला खीरभवानी हुआ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने फूल लेके, जूस लेके, पानी लेके अपने कश्मीरी पंडित भाइयों का वेलकम किया। मेरे पास वीडियोस भी है, पिक्स भी हैं, मीडिया में भी आया। दरअसल मैं सुना दूं, जो ये कह नहीं रहे, जब खीर भवानी जाते हैं, वो हिंदुओं का बहुत बड़ा मंदिर है, वो इनके गांदरबल से होके जाते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं। हमने उनका वेलकम किया, फूल देके हमने वेलकम किया, कश्मीरी पंडित भाइयों का हमने वेलकम किया। और जैसे यात्रा हुई इस साल, गुफा की जो यात्रा हुई, उस पे भी जितने मेहमान हमारे बाहर से आए थे, देश के कोने कोने से मेहमान आते हैं, तो हमने उनका भी वेलकम किया। अमरनाथ यात्रा की बात करूं तो हमने जूस उनमें तकसीम किया, हमने मेडिकल कैंप लगाए, हमने ब्लड डोनेशन कैंप तक ऑर्गेनाइज किया, हमने ब्लड रिजर्व रखा कि किसी यात्री को पहाड़ी पे चढ़ने के दौरान कोई इंसिडेंट ना आ जाए, उस वक्त उनको ब्लड की जरूरत पड़ती है, हमने उनके लिए ब्लड भी डोनेट करके रखा। और जो मैम ने यहां पे बात की, उर्स हमारी एक पहचान थी। मैम, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, 32 साल के बाद जो कश्मीर का सबसे बड़ा उर्स माना जाता था, वो कंबर साहब, मौलाए कंबर साहब इनके यहाँ होता है। पहली बार 32 साल के बाद अल्लाह का करम है कि इस साल हमने वो सेलिब्रेट किया, और 3 दिन तक नहीं चला, वो बराबर 15 दिन तक चला। लाखों की तादाद में लोगों ने उसमें शिरकत की, और पहली दफा मेरे नौजवानों के चेहरों पे हमने खुशी देखी। वाह, बहुत बड़ी बात है। करने को बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि किया जाए, लेकिन एक अकेले आप कितना कर पाएंगे। जी। तभी तो मेरी गुजारिश है, सारे लोगों से मेरी गुजारिश है, देश के लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरी हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट्स से, बिजनेसमैन से मेरी गुजारिश है कि वो देश में जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं, उनके पास जो CSR होता है, इन कामों में लगाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या अभी जिससे तरक्की के साथ साथ हमारे चेहरों पे एक खुशी भी महसूस हो। अच्छा, बहुत बढ़िया आइडिया हुई। तो CSR का पैसा जो है ये उन कामों पे लगाया जाए जहां से हम देश को मोहब्बत की तरफ। अच्छा, फारूक साहब, एक सवाल मैं तब से पूछना चाह रहा था कि जब से अनुच्छेद 370 हटा है, यानी 2019 से, 2019 अगस्त 2019 से,
उसके बाद से हमने देखा कि टूरिस्ट काफ़ी आने लगे हैं श्रीनगर में या कश्मीर के अलग हिस्सों में, और अमरनाथ यात्रा में भी पिछले साल शायद 8 लाख लोग पहुंचे थे। तो ये पर्यटन को या टूरिज्म को किस तरह से प्रमोशन मिला है इस दौर में, इस पर ज़रा सा अगर आप हमें बता पाएं। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2022 में 1 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट हमारे कश्मीर आए। क्या बात। मेरे होटलियर, मेरे ट्रांसपोर्टर, शुकारा वाले, जितने भी हैंडीक्राफ्ट से वाबस्ता जितने भी बिजनेसमैन थे वो ख़त्म हो चुके थे। हमारी इंडस्ट्री पे दबा लग चुका था। उनका जो बैंकों से उन लोगों ने लोन ले लिया था तो बड़े मायूसकुन थे, कुछ डिफॉल्टर भी हो चुके थे। लेकिन 2019 के बाद एक ऐसी स्थिति बनी, एक ऐसा माहौल बना कि टूरिस्ट्स ने फिर से कश्मीर की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। लोग डरते थे कश्मीर आने के लिए कि हालात ख़राब है, वो चीज़ ये चीज़ है। लेकिन 2019 के बाद ये मानना पड़ेगा, एज अ कश्मीरी मैं कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ कि हालात में फ़र्क आया। कश्मीरी नौजवान का मरना अब बंद हो चुका है। अब कश्मीरी नौजवान बिजनेस की तरफ जा रहा है। वाह। क्योंकि 2019 से पहले 6 महीने मेरा हड़ताल की वजह से बंद रहता था, 6 महीने खुला रहता था। जो पढ़ा लिखा नौजवान होता था वो सोचता था कि मैं बिजनेस करूं तो मेरा रिवाइवल कैसे हो पाएगा, मेरा एस्टेब्लिशमेंट कैसे हो पाएगा। 6 महीने बंद रहेगा, मैं बैंक से लोन ले लूंगा, क्या अपने आप को चला पाऊंगा, अपनी फैमिली को चला पाऊंगा, या बैंक को मैं कर्जा वापस दे पाऊंगा। लेकिन उस स्थिति से हम अब बाहर निकल चुके हैं। अब हमारे कश्मीर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी भी शुरू हो गई है। क्या बात। और टूरिस्ट डरो डर अब कश्मीर आ रहा है। अब होटलियर के पास जगह ही नहीं है। यहां पे भी मेरी सरकार से गुजारिश है कि टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ पैसा लगाया जाए। वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट तभी हमारे वहां पे जब आ सकता है जब उसको वहां पे वो फैसिलिटी मिल सके। मिलेगी। मेरे कश्मीर में 5 स्टार होटलों की कमी है। मेरे पास तो वो स्टैंडर्ड है ही नहीं कि यूरोप का टूरिस्ट ये सोचे कि मैं कश्मीर जाऊं। हालांकि जो पूरे देश का टूरिस्ट है वो सोचता है कि उसके पास 2 चीजें हैं, या तो उसको कश्मीर आना है या तो उसको यूरोप जाना है। यूरोप उसको महंगा पड़ता है, कश्मीर उसके लिए सस्ता है। ठीक है ना। लेकिन कश्मीर में वो फैसिलिटियां उसके लिए अवेलेबल है नहीं जो जिस स्टैंडर्ड के लेवल पे उसको वो चीजें चाहिए। तो मेरी सरकार से यहां पे भी ये गुजारिश है आपके माध्यम से कि इन चीजों को प्रमोट करने की जरूरत है। और दूसरा एक इशू है जो मैंने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी उठाया था कि कश्मीर को हम पूरे हिंदुस्तान में एक मेडिकल टूरिज्म की तरफ से भी रागिब कर सकते हैं। जैसे मेडिकल टूरिज्म, जैसे किसी इंसान की तबीयत ठीक नहीं है, दवाई के साथ साथ उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां पे उसको पोल्यूशन फ्री हवा मिले। क्या बात है। एक शांति का माहौल मिले। तो कश्मीर से बढ़कर वो कौन सी जगह है? कौन सी जगह बिल्कुल। किसी शायर ने खूब कहा है, अगर फिर दोज बर्रो ये जमी अस्तो हम ही अस्तो हम ही अस्तो। तो अगर आपने दुनिया में, हिंदू की भी ये तड़प होती है कि मैंने जन्नत को देखना है, मेरी भी तड़प है कि मैं जन्नत को देखना है, लेकिन शायर ने कहा है कि भाई अगर आपको जन्नत मरने से पहले ही देखनी है कश्मीर आ जाओ। कश्मीर से बढ़कर कौन सी जगह हो सकती है? मुनियों की जगह है, सूफियों की जगह है, एक ऐसा कल्चर है वहां पे, वो पूरे दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इन चीजों को लेके हमने प्रमोट करने की जरूरत है। तो यही हमारी एक आवाज थी, एक मैसेज थी पूरी दुनिया को, जो हमने इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉन्फ्रेंस की जिसमें 18 ममालिकों से लोग आए थे। पूरी दुनिया को हमने एक मैसेज देने की कोशिश की कि कश्मीर, जिसको आप रेडिकलिज्म और एक्सट्रीमिज्म के नाम से जानते हैं, वो कश्मीर नहीं। एजुकेशन में क्या सुधार, कुछ सुधार आया है इधर पिछले 2-3 साल में? बच्चे ज़्यादा दाखिला ले रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में? एजुकेशन का ओवरऑल अगर देखा जाए, एजुकेशन का हमेशा हमारा ठीक रहा था। पिछले कुछ सालों से तो स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। एजुकेशन का हमेशा कश्मीर में एजुकेशन का एक अच्छा स्टैंडर्ड था, लेकिन टनल के इस पार कश्मीरी आने के लिए तैयार नहीं था। इसके लिए कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो मेरे कल्चर है, रहन सहन का जो कल्चर है मेरा, जो खाने का कल्चर था मेरा, उसमें हम थोड़े बहुत मैच नहीं होते थे, जो एक दिक्कत होती थी। लेकिन जो नई पीढ़ी निकल के आई, आज कश्मीरी नौजवान कश्मीर में बैठ के चाहता है, साउथ इंडियन फूड मांगता है। ठीक है ना। अब वो माहौल हटके आज जहां पे भी आप जाओगे हिंदुस्तान के कोने में, आपको तो कश्मीरी मिलेगा। अब तो दिल्ली में हम प्रमोट कर रहे हैं अपने कश्मीरी वाजवान को, कश्मीरी कल्चर को। बिल्कुल करिए। बहुत सारे हमारे ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि वर्ल्ड लेवल पे कश्मीरी वाजवान को एज अ बिजनेस के तौर पे शुरू किया हुआ है, और माशाल्लाह उनकी अच्छी कमाई है।
अच्छे तरीके से इस चीज को चला रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको कश्मीर का भविष्य अब क्या है? ये बाधाएं जो बीच में थी वो हट गई हैं और आप जैसे लोग वहाँ काम कर रहे हैं और आगे बढ़ आप रहे हैं। कश्मीर को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? देखिए, कश्मीर खुशी की ओर जा रहा है, कश्मीर तरक्की की ओर जा रहा है। हमारे कश्मीर में एम्स का हॉस्पिटल बन रहा है, हमारे वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुल गई, हमारे आईआईटी कॉलेज, बाकी चीज़ें, इंजीनियरिंग का अब जो नौजवान को दिल्ली आना पड़ता था, यूपी आना पड़ता था, बाकी स्टेट्स में जाना पड़ता, अब तो वहाँ पे भी खुल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेरे मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, फैसिलिटियाँ तो बढ़ रही है। और पहली दफ़ा मैं आपको बताऊं कि सोनमर्ग का जो रोड है लद्दाख के साथ जो हमें कनेक्ट कर रहा है, वहां पे टनल खुल रही है। हाँ। अब विंटर में भी आप सोनमर्ग जा सकते हैं, लद्दाख जा सकते हैं। इस साल नहीं, 1-2 साल तो लग जाएंगे, लेकिन एक कोशिश तो हो रही है। एक तामीर तरक्की का जो आगाज है वो चल रहा है। बहुत कुछ हुआ, लेकिन बहुत कुछ करने की बाकी जरूरत है। जिस जरूरत को हम अकेले नहीं बल्कि मिलजुल के उस जरूरत को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, तरक्की तो हो रही है, हो भी जाएगी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, एज अ कश्मीरी में यहाँ पे आपके मीडियम चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि तरक्की के साथ साथ हमें मोहब्बत की जरूरत है। बिल्कुल। एक दूसरे को मोहब्बत की निगाह से देखिए, बेशक, एक दूसरे को शफकत की निगाह से देखिए। आप हिंदू हो, ठीक है, मुझे उससे क्या एतराज है। मैं मुसलमान हूं, आपके मेरे मुसलमान होने से क्या एतराज है? बिल्कुल ठीक है ना। आप मेरे को मुसलमान की नजर से मत देखिए, मैं आपको हिंदू की नजर से ना देखूं। आप मुझे इंसानियत की नजर से देखिए, मैं आपको इंसानियत की नजर से देखूं। जी। अगर आप मुसलमान हो, आप में इंसानियत नहीं है, तो आप कैसे मुसलमान हो सकते हैं? अगर मैं हिंदू हूं, मेरे में इंसानियत नहीं है, मैं कैसे हिंदू हो सकता? हर एक मजहब तो सबसे पहले हमें इंसानियत सिखाता है ना। मेरा सिख मजहब तो सबसे पहले मुझे इंसानियत सिखाता है ना। मेरा हिंदू धर्म तो मुझे सबसे पहले इंसानियत सिखाता है ना। मेरा मजहब तो मुझे सबसे पहले इंसानियत सिखाता है। मेरे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मेरे को शफकत सिखाई है, मोहब्बत का पैगाम दिया है, जिस मोहब्बत के पैगाम को हम पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। हमारी कॉन्फ्रेंस का तो यही एक मुद्दा और मकसद है कि जो लोग बाहर से आए हैं वो एक मैसेज लेके जाए। मेरा बांग्लादेश से एक सुकॉलर आया था, वो थरथरा रहा था, फारूक जी मैं होटल में रहूंगा, कुछ मत होगा। जब उसने 3 दिन वहां पे घूमा, वो कहता है कि हमें चैनल्स क्या दिखाते हैं वहां पे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो जर्मनी से मेरे दोस्त आए थे, जो फ्रांस से मेरे दोस्त आए थे, स्विट्जरलैंड से हमारे स्कॉलर आए थे, तुर्की से हमारे लोग आए थे, उन्होंने जो कश्मीर का माहौल देखा वो तो परेशान हो गए। उन्होंने वहां पे अंग्रेजों को भी देखा, उन्होंने वहां पे इतना टूरिज्म देखा, उन्होंने वहां पे ये भी देखा कि होटलों में जगह ही नहीं मिलती। ठीक है ना, एक मैसेज लेके गए। और इस ऐसी चीजों को हमने वाइड पब्लिसिटी देनी चाहिए। हम नेगेटिव चीजों की तरफ जाने से बेहतर है कि हम पॉजिटिव की तरफ जाएं। जी। देखिए, लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हम कब तक लड़ते रहेंगे? और क्यों लड़ेंगे? क्यों लड़ेंगे? हिंदुस्तानी आपस में लड़ेंगे ही क्यों? ठीक है क्यों ना। लड़ेंगे? तो हिंदुइज्म में कहां नफरत को जगह है? कहीं नहीं है। मेरे इस्लाम में कहां नफरत को जगह है? बिल्कुल। तो सिखिज्म में कहां नफरत को जगह है? जब भी मैं किसी गुरुद्वारे में चला जाता हूं तो वहां पे वो मुझे कुछ नहीं कहते हैं कि आपका इस्लाम अच्छा है या मेरा सिख धर्म अच्छा है या हिंदू धर्म। वो मुझे वहां पे खिलाते हैं ना। आप जब मेरे खीर भवानी के हिंदू के मंदिर में आएंगे, आपको वहां से नहीं पूछा जाएगा कि हम आपको तब खीर दे देंगे जब आप कहेंगे कि मैं पंडित हूं। ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल। और मेरी जब निजामुद्दीन अवलिया मेरे ख्वाजा अजमीर की जियारत पे जब आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होती है, वहां पे आपको ये नहीं पूछा जाता है कि हम तब आपके लिए दुआ मांगेंगे जब आप ये कहेंगे कि मैं मुसलमान हूं। ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ ठेकेदार बैठे हुए हैं जिनका घर इन चीजों से चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। एनआईए की तरफ से जब रेडें पड़ी कश्मीर में, जब माहौल इनसे पूछताछ किया गया, आज हमें पता चला कि इन लोगों ने करोड़ों पैसा बनाया है। आज हमें पता चला कि इन लोगों के खुद के बच्चे बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ते हैं। आज कश्मीरी ये महसूस कर रहा है कि जब मोदी सरकार की तरफ से कश्मीर पार्लियामेंट का डेलीगेशन भेजा गया तो उनके साथ बात करने की जरूरत थी। उस टाइम उनके लिए हमने दरवाजे उस टाइम बंद किए। आज हर कोई कश्मीरी नौजवान सड़क पे आके ये कहता है कि हमने उस टाइम गलत किया, हमने उनके साथ बात करनी चाहिए थी, हमने उनको बताना चाहिए था कि हमारा दर्द क्या है। आप हमारे देश के अपने लोग हो, जब हमारा दर्द आप नहीं सुनोगे फिर कौन सुनेगा? बेशक।
मेरे को अच्छी शर्ट चाहिए, मेरे को अच्छी गाड़ी चाहिए, मेरे को अच्छा साइकिल चाहिए। मैं अपने वालिद के पास ही रोते रोते या हंसते हंसते जाऊंगा ना, पापा मेरे को अच्छी गाड़ी चाहिए। पापा के पास ना जाऊं तो किसके पास जाऊं? मेरे को कश्मीर में अच्छी सड़कें चाहिए, मेरे को कश्मीर में 5 स्टार होटल चाहिए। मैं अपने मोदी जी से ना मांगू तो किससे मांगू? किससे मांगू? सही बात है। मैं अपने एलजी से ना मांगू तो किससे मांगू? बिल्कुल। तो मोहब्बत को बढ़ाने की जरूरत है। मिलजुल के, इस देश में किसी चीज की कमी नहीं है। हां, अगर छोटी मोटी कोई कमी है वो रिलीजियस के दरमियान मोहब्बत और प्यार को बढ़ाने की कमी। तो जैसा फारूक साहब कह रहे थे कि कश्मीर में पिछले 3 साल से 4 साल से एक तरक्की की बयार बहनी शुरू हुई है, लेकिन तरक्की एक मंजिल नहीं है, वो एक सफ़र है। वो लगातार धीरे धीरे इवॉल्व होता हुआ छोटी छोटी चीज़ों को, जो 30 साल से 40 साल से गड्ढे बन गए थे, उसको भरते हुए उस पर मजबूत सड़कें बनेंगी, 5 स्टार होटल्स आएंगे, बड़े बड़े अस्पताल खुलेंगे, मेडिकल टूरिज्म की बात कर रहे थे, लोग आ रहे हैं। इन्होंने कहा 1 करोड़ लोग पिछले साल बतौर सैलानी कश्मीर में पहुँचे थे। हर तरह के धार्मिक टूरिज्म हो या सिर्फ डल लेक देखने जाएं या दूध पाथर घाटी जाएं या कहीं भी जाएं, सोनमर्ग जाएं, सड़कें बन रही हैं, स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं। तो डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि इसको तेज़ करने की ज़रूरत है, वो तेज़ होता रहेगा, क्योंकि मैंने कहा कि तरक्की एक सफ़र है, वो एक मंजिल नहीं है। वो लगातार तो रातों रात नहीं होगा, रातों रात नहीं होगा, और लगातार लेकिन कोशिश होनी चाहिए। और एक लेवल पे पहुंचने के बाद फिर हम उससे आगे की ओर बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि अमेरिका भी ये नहीं कहता कि अब हमने एक पूरा कर लिया, अब हम इससे आगे तरक्की नहीं करेंगे। अमेरिका भी आगे तरक्की करने की कोशिश आज जो आपके पास है, कल आपके पास उससे बढ़कर आपके पास होना चाहिए। बेशक। तो लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत जो इन्होंने कही है, जिस पर सभी हिंदुस्तानी को गौर से सुनना चाहिए, कि इन्हें एक ऐसे धागे की ज़रूरत है जिसको कहते हैं मोहब्बत, जिससे हम हर तरह को, हर देश के हर यूटी को और देश के हर स्टेट को आपस में बुनकर सिल कर रखेंगे, और एक धागा जो बहुत सारे फूलों को जोड़ करके एक माला बनाता है। वही हिंदुस्तान है, वही हिंदुस्तानियत है, वही कश्मीरियत है, जिसमें सूफीज़म भी है, शैविज़म भी है, अलग अलग सूफी दरगाह हैं जहाँ पर जाके चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो वो अपने शीश नवाते हैं, हर गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। धर्मों ने कभी वैर नहीं किया है उससे। जैसा कि फारूक साहब ने कहा, कुछ ठेकेदार हैं जो इस तरह के विभेद पैदा करते हैं। जाहिर है हम सब मिल करके उस विभेद को धीरे धीरे कम करेंगे, खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब हमसे बात लास्ट पे मैं सर एक बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ जी। एज अ कश्मीरी, मैं कश्मीर के हर एक नौजवान बुजुर्ग, मेरी माँ, मेरी बहन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो G20 की चाबी हिंदुस्तान को मिली है, इसको मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ, सूफीज़म के तरीके के साथ हमको इसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। ये मुबारक है, ये न सिर्फ एक हिंदू को मुबारक है बल्कि पूरे देश में रहने वाले सारे लोगों के लिए मुबारकबादी है कि G20 2023 हमारे देश में इसके लिए माहौल बन रहा है, चर्चे बन रहे हैं, कश्मीर से फ्लैग्स चढ़ाए जा रहे हैं। तो इससे बढ़कर और खुशी हमें क्या हो सकती है? बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब, इस बातचीत में आपने हिस्सा लिया, हमारे मेहमान बन करके आए। आशा जी, आपने इस बातचीत को अलग धार दी है, अलग कोण दी है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। कश्मीर की समस्या अंदरूनी नहीं है। अब जो भी गड़बड़ियां हैं बची हुई थोड़ी बहुत, वो पाकिस्तान के स्पॉन्सरशिप से चल रही हैं। पाकिस्तान को उन्हें दूसरों के मामले में टांग अड़ाने और दुनिया में शांति की कहानी जो चल रही है उसमें सड़क छाप गुंडे बदमाश की भूमिका निभाने से बाज आना चाहिए, और गोली वोली बम बंदूक इन सब से ध्यान हटाकर अपने लोगों को आटा चावल प्याज टमाटर ये सब उपलब्ध कराने की दिशा में काम करना चाहिए। खैर, हम भारत के लोग वसुधैव कुटुंबकम के हिमायती लोग हैं, और इसलिए इस शो में चलते चलते आपको एक ऐसे वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं जिससे आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी। आज के लिए इतना ही। दीजिए विदा मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। अगली बार मंजीत ठाकुर शो में फिर किसी मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
तुम समाना तुझी किसाया मल्ल राजा कोच 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 मल्ल राजा तुझी किसाया मल्ल राजा कोच 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 कोच